तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टोर में। दोस्तों, ये एफएसआई वॉचमैन 2021 के लिए जो वैकेंसीज आई है, इसमें ये मॉडल नंबर प्रैक्टिस सेट 5 है और इसमें हम बात करते हैं हमेशा जनरल नॉलेज के बारे में। और देखिए, अगर आपने अभी तक इसके जो प्रैक्टिस नंबर 4 तक का जो वीडियो नहीं देखे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एफएसआई वॉचमैन प्रिपरेशन करके जो इसका जो प्लेलिस्ट बनाए, आप वहाँ पे जाके आप लोग सारा जो सेट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी कुछ रहेगा हम बात करेंगे आगे, है ना। और कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट से हमें कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको वॉइस अगर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप PDF को डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास कोई महत्वपूर्ण कोयला संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश के पास, बिहार के पास, छत्तीसगढ़ के पास या फिर महाराष्ट्र के पास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के पास, है ना। तो महाराष्ट्र के पास कोई भी महत्वपूर्ण कोयला संसाधन नहीं है। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो महाराष्ट्र के यहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र कहाँ पे उसका लोकेशन देख सकते हैं इंडिया के मैप में। देन उसके बाद यहाँ पे वर्तमान में अगर हम बात करें राज्यपाल के बारे में, महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में, तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी, है ना। यहाँ पे और इसकी राजधानी यहाँ पे मुंबई है और महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36 जिले हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन है डक शब्द का संबंध किससे है। यहाँ पे जो खेल दिया गया है आपको बताना है कि डक शब्द का संबंध किस खेल से है। सॉकर से है, वॉलीबॉल से है, गोल्फ से है या फिर क्रिकेट से संबंधित है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, जब क्रिकेट में कोई प्लेयर जब बैटिंग करता है और जब वह बिना मतलब ज़ीरो पे आउट हो जाता है ना, बिना कोई रन बनाए वो आउट हो जाता है, तो है ना, उसे क्रिकेट के खेल में उसे डक कहा जाता है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज का अगला नंबर का सवाल है कि ब्रुकलैंड का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है कि ब्रुकलैंड का संबंध किस खेल से है। हॉकी से है, गोल्फ से है, फुटबॉल से है या फिर टेनिस से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, फुटबॉल से है। तो फुटबॉल से ब्रुकलैंड का संबंध है। ओके, आज का चौथा नंबर का सवाल है कि शतरंज बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए 36 स्क्वायर होते हैं या फिर 48 स्क्वायर होते हैं या फिर 64 या फिर 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 64 स्क्वायर होते हैं खेल में, मतलब शतरंज के बोर्ड में। अब आप सभी को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर ये स्क्वायर क्या है, तो इमेज दिखाता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे जो बना है आप लोग देख सकते हैं, ये वाइट वाला है ना, जो ऐसे करके जो पोर्शन बना है ना, इसी को बोलते हैं स्क्वायर या फिर वर्ग। ओके, तो यहाँ पे 6 का इमेज है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, 5वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है ना। तो आपको बताना है कि भारत के किस स्थान को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को कहा जाता है, बॉम्बे को कहा जाता है या फिर कोलकाता को या फिर अम्बिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, है ना। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। आज का 6वां नंबर का सवाल है, मर्डेका कप, है ना, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। क्या ये क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, रग्बी से संबंधित या फिर हॉकी से संबंधित है। दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्डेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसके मर्डेका कप के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया है और देन उसके बाद यहाँ पे मर्डेका कप को कब फाउंडेड किया गया था उसके बारे में यहाँ पे और दिया गया है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, आज का 7वां नंबर का सवाल है कि क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होगी, है ना, कितनी होती है। आपको बताना है कि क्रिकेट के खेल में जो स्टंप होते हैं 3 स्टंप, उनके प्रत्येक की लंबाई कितनी होती है ना। क्या ऑप्शन नंबर ए 28 इंच की होती है, 32 इंच की होती है, 2 फीट की होती है या फिर 2.5 फीट की होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में जो स्टंप होता है उसकी जो लंबाई है वो 28 इंच होती है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट के स्टंप है और यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके,
आज का 8वां नंबर का सवाल है कि पहले एशियाई खेल में आयोजित किए गए थे। आपको बताना है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था, है ना। मनीला में, टोक्यो में, जकार्ता में या फिर दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में, है ना। पहले एशियाई खेल का आयोजित किया गया था, है ना, पहले खेल का आयोजन किया गया था। आज का 9वां नंबर का सवाल है कि भारत में पहला वनडे मैच कहाँ खेला गया था, है ना। आपको बताना है कि भारत में पहला वनडे मैच कहाँ खेला गया था, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या फिर मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। भारत का पहला वनडे मैच अहमदाबाद में खेला गया था। ओके। 10वां नंबर का सवाल है, टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी। आपको बताना है कि टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी, है ना। सलमान रश्दी ने या फिर अरुंधति रॉय ने या फिर विक्रम सेठ ने या फिर शिव खेरा ने, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम सेठ ने टू लाइव्स नामक पुस्तक लिखी है। और ये उसका कवर है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। हालांकि थोड़ा सा HD क्वालिटी में नहीं है, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए मैंने ये बुक को यहाँ पे ऐड कर दिया है ना। विक्रम सेठ की ये जो टू लाइव्स नामक बुक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। आज का 11वां नंबर का सवाल है, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सार्क देशों में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है। आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, और साथ ही साथ आपको बताना है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो, कि सार्क की स्थापना कब की गई है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि क्या हिंदुस्तान, भारत सार्क का मेंबर है या नहीं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां नंबर का सवाल है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई थी। देखिए, परमाणु अप्रसार मतलब संधि का मतलब है कि बाकी जो है परमाणु वगैरह जो बम होते हैं वो नहीं बनाने के फील्ड में, तो ये संधि से रिलेटेड है। आपको बताना है कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई थी, 1967 में, 1970 में, 1971 में या फिर 1974 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में परमाणु अप्रसार संधि जो है वो लागू हुई थी। आज का 13वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन 5 संस्थाओं का विश्व बैंक समूह है। ओके, क्या IMF है, IDA है या फिर ILO है या फिर ITU है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IDA जो है 5 संस्थाओं का विश्व बैंक समूह है। ओके। आज का दोस्तों 14 नंबर का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब की। 1986 में, 1966 में, 1967 में या फिर 1965 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना की। आज का 15 नंबर का सवाल है कि गैर प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रों में कितने देशों का प्रतिनिधित्व लोगों के संगठन है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि गैर प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रों में कितने देशों का प्रतिनिधित्व लोगों के संगठन है। 54 या फिर 53 या फिर 58 या फिर 59। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53, है ना। 53 देशों का प्रतिनिधित्व लोगों का संगठन है। ओके। उसके बाद आज का 16वां नंबर का सवाल है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, है ना। आपको बताना है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी ढाका में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में या फिर ऑप्शन नंबर डी थिम्पू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका में जो है सार्क की स्थापना हुई थी। ओके। अब हम बढ़ते हैं आज का 17वां नंबर सवाल की ओर। 17वां नंबर का सवाल है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना। आपको बताना है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, रोम में, मालदीव में या फिर वॉशिंगटन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, रोम में जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थापित है। ओके। उसके बाद आज का 18वां नंबर का सवाल है कि भारत में फेरा को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए फेमा के द्वारा, फेटा के द्वारा, फेना के द्वारा या फिर फेला के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेमा के द्वारा जो है फेरा की स्थापना की गई है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा फेरा के बारे में। देखिए, फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना।
और जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फेरा को सितंबर 1973 में पारित किया गया था और 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ था। यह 1993 के विदेशी मुद्रा विनिमय संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे तब 2000 में फेमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ओके, आज का 19वां नंबर का सवाल है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, है ना। आपको बताना है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। क्या KM चेरियप्पा जी थे, या फिर गोपाल स्वामी अय्यर जी थे, है ना, गोपाल स्वामी अय्यर नागर जी थे, या फिर बलदेव सिंह जी थे, या फिर सरदार पटेल जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, बलदेव सिंह जी थे जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इमेज है जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो है मतलब बलदेव सिंह चौक्कर जी, है ना, जिन्होंने 1947 से 52 के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य किया और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ओके, आज का 20वां नंबर का सवाल है, औरंगजेब द्वारा मारे जाने वाले सिख गुरु कौन थे। आपको बताना है कि वो कौन से सिख गुरु थे जिनकी औरंगजेब में हत्या करवाई थी, है ना। तो क्या वो रामदास जी थे, या फिर गुरु तेग बहादुर जी थे, या फिर अर्जुन देव थे, या फिर गोविंद सिंह जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर जी, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की इमेज लगी हुई है ना। अप्रैल 1975 में गुरु तेग बहादुर को अंग्रेज के मतलब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से मार डाला गया था, क्योंकि उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का विरोध किया था। और गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे। ओके, 21वां नंबर का सवाल है कि हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने वाला मुगल बादशाह कौन था, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या वो बाबर थे, क्या वो अकबर थे, क्या वो जहांगीर थे, या फिर वो शाहजहाँ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर थे, है ना। तो अकबर जो थे वो हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने वाले मुगल बादशाह थे, है ना। और उसके बाद देखिए 16वीं शताब्दी में अकबर ने तो जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन जैसे 17वीं शताब्दी आरंभ हुआ तो 17वीं शताब्दी के आरंभ में औरंगजेब ने फिर से लोगों पर जजिया कर लगा दिया। ओके, यहाँ पे 22वां नंबर का सवाल है कि शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, है ना। तो क्या 1667 में हुई थी, या फिर 1677 में, या 1678 में, या फिर 1680 में। तो वीर शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। आज का 23वां नंबर का सवाल है कि सिखों को वैवाहिक दौड़ में किसने परिवर्तित किया। ओके, क्या अर्जुन देव जी ने किया, या गोविंद सिंह जी ने, या फिर हरगोविंद सिंह जी ने, या फिर तेग बहादुर जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सिंह जी ने, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उन्होंने उनके बारे में जो किताब वगैरह उनके बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज का 24वां नंबर का सवाल है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ। आपको बताना है कि भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ, 1757 में, 1761 में, 1836 में, या फिर 1857 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। 1857 में भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था। आई होप आप सभी को ये पता होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक खूबसूरत इमेज के साथ में मैंने यहाँ पे उसको ऐड करा है कि भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, 1857 से 59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया। ओके, आज का 25वां नंबर का सवाल है, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। आपको बताना है कि विक्टोरिया नामक झरना, है ना, किस नदी पर स्थित है। क्या वो अमेज़न पर स्थित है, या फिर मिसौरी पर, या फिर, है ना, एसटी लॉरेंस पर, या फिर ज़ाम्बेंजी पर, है ना, ज़ैम्बेंजी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, ज़ैम्बेंजी नदी पर जो है विक्टोरिया वाटरफॉल स्थित है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने में यही है ना, विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया वाटरफॉल जो कि ज़ैम्बेंजी नदी पर बना हुआ है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
आज का अगला नंबर का सवाल है कि कराची किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शहर है कराची। आपको बताना है कि कराची किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्या कराची चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है, या फिर इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर, या फिर नीलम के, या फिर तैरिस के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 है ना। कराची जो है इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कराची शहर है। ओके, आज का 27वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है ना। ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून ग्रह, या फिर शुक्र ग्रह, या फिर शनि ग्रह, या फिर अरुण ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वेनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से छोटा है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो इमेज आपको शो होगा ना, इसमें बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे मैंने जो इमेज है वो पृथ्वी मतलब जो आकार के अनुसार में यहाँ पे सारे जो है उनको घटते क्रम में रखा है। तो आप लोगों को ये पसंद आएगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके, सो आज का 28वां नंबर का सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस प्रोडक्शन ऑफ रेलवे कोच। मतलब जो रेलवे में जो कोच बनाने का सबसे फेमस जगह है वो इंडिया में वो कौन सा जगह है जो बहुत फेमस है रेलवे कोच बनाने के लिए। क्या वो नासिक है, या फिर कपूरथला में, या फिर कानपुर में, या फिर कोची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है ना, वो है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कपूरथला है ना। कपूरथला में भारतीय रेलवे का जो है मतलब कोच बनाया जाता है। ओके, आई होप आप सभी को ये पता होगा। देन आज का 29वां नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं, जब आप भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक का कार में यात्रा करते हैं तो आप कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लेंगे। क्या आप राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेंगे, या फिर 5 लेंगे, नेशनल नंबर हाईवे है ना, नेशनल हाईवे 6 लेंगे, या फिर नेशनल हाईवे 7 लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी नेशनल हाईवे 5 है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 5 का है ना, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आज का अगला नंबर का सवाल है कि एक नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से प्राप्त गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि एक मतलब जो नवजात शिशु होता है उसके लिंग का निर्धारण किससे प्राप्त गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है ना। तो क्या माता से, या फिर पिता से, या फिर है ना माता के माता से, या फिर फादर के फादर से, है ना, पिता के पिता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, द फादर, यानी कि पिता के गुणसूत्र से के आधार पर नवजात शिशु के जो लिंग होता है उसका निर्धारण होगा। पिता का गुणसूत्र मतलब यहाँ पे मतलब तय करता है कि जो नवजात शिशु है वो मतलब लड़की होगी या फिर लड़का, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये इमेज है खूबसूरत सा। देखिए, अगर मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे उसको प्रिस्क्राइब कर दिया है। आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 31वां नंबर का सवाल है, सूर्य में दीप्तिमान ऊर्जा का परिणाम है। क्या सूर्य में जो आपको बताना है कि सन में जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसका रीज़न क्या है ना। क्या परमाणु संलयन के कारण है, या फिर परमाणु विखंडन के कारण है, या फिर ब्रह्मांडीय विकिरण के कारण है, या फिर दहन के कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन के कारण जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है, और साथ ही साथ में इसका जो एनर्जी है वो भी यहाँ पे मैंने यूज़ मतलब जो इमेज है वो भी यूज़ कर दिए, तो आप लोग को आराम से समझ आ जाएगा। आज का 32वां नंबर का सवाल है कि विश्व मानव अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। क्या 3 दिसंबर को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है, या फिर 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, या फिर 17 दिसंबर को, या फिर 25 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इसके साथ आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इसको मनाता कौन है। इसको मनाता है ना, यूनाइटेड नेशन में मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आज का 33वां नंबर का सवाल है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके अनुरूप होगा, है ना। एक बस श्रव्य ध्वनि के बराबर, या फिर साधारण बातचीत के बराबर, या फिर शोरगुल वाली गली से आवाज़ के बराबर, या फिर मशीन की दुकान से
मशीन की दुकान से शोर के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, मशीन की दुकान के शोर के बराबर जो 100 डेसिबल का शोर है उसका स्तर होता है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने कर दिया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आज का 34वां नंबर का सवाल है कि भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी, है ना, किसके माध्यम से दी जाती है ना। तो आपको बताना है क्या भारत में जो मौलिक अधिकार है उसकी गारंटी किसके द्वारा दी जाती है, समानता के अधिकार के द्वारा, या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार के द्वारा, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार के द्वारा, या फिर शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार के द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ओके, आज का 35वां नंबर का सवाल है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है। क्या वो कोटक महिंद्रा बैंक की सहायक कंपनी, या फिर LIC की, या फिर टेल्को की, या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वो सहायक कंपनी है। ओके, आज का 36वां नंबर का सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहलाती है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। क्या वो यमुना कैनाल है, यमुना नहर है, या फिर श्रीहिंद नहर है, या फिर इंदिरा गांधी नहर है, या फिर मतलब है ना ऊपर बारी दौब नदी है, मतलब नहर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ओके, आज का 27वां नंबर का सवाल है कि टेंडन और लिगामेंट, है ना, टेंडन और लिगामेंट एक प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि दांत में जो टेंडन और लिगामेंट जो दांत होते हैं वो किस प्रकार, सॉरी, जो हड्डी में टेंडन और लिगामेंट होते हैं वो किस प्रकार के हैं, मतलब किस प्रकार के उत्तक हैं। आपको बताना है क्या वो, है ना, क्या वो मस्कुलर टिश्यूज हैं, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, या फिर एपिडर्मल टिश्यूज हैं, या फिर नर्व टिश्यूज हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, टेंडन और लिगामेंट। ओके, यहाँ पे 38वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किया जाता है। देखिए, स्नेह का मतलब होता है लुब्रिकेंट होता है ना। तो क्या बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, या फिर सल्फर का, या फिर फास्फोरस का, या फिर ग्रेफाइट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का उपयोग जो भारी वाहन होते हैं उसमें स्नेह के रूप में किया जाता है। ओके, आज का 39वां नंबर का सवाल है कि गियर व्हील, है ना, गियर व्हील बनाने के लिए निम्नलिखित गियर व्हील बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक कौन सा है ना। क्या पॉलिस्टराई है, या फिर नाइलॉन्स है, या फिर बेलगिट है, या फिर पॉलीस्टीरीन है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीस्टीरीन, है ना। पॉलीस्टीरीन का उपयोग गियर व्हील बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आज का 40वां नंबर का सवाल है ना, निम्नलिखित में से किस अधिकार को, है ना, BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था, है ना। क्या समानता का अधिकार है, या फिर संपत्ति का अधिकार है, या फिर, है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, या फिर राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पे जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसको BR अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। ओके, आज का 41वां नंबर का सवाल है कि किस देश की प्राकृतिक पूंजी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होते हैं। आप सभी को, आई होप आप सभी को इसका आंसर आराम से पता होगा। बहुत ही ईजी सवाल है ना, बहुत ही ईजी आंसर, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आज का। तो इसका क्या है ना, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्या जो पहला फॉरेस्ट मतलब वन को छोड़कर, या फिर पानी जल को छोड़कर, या फिर रोड को छोड़कर, या फिर, है ना, जो माइंस यानी कि जो खदानें होती है उनको छोड़कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, है ना, रोड्स को छोड़कर। क्योंकि देखिए रोड जो है वो आदमी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए वो प्राकृतिक पूंजी में नहीं काउंट किया जाता। ओके, आज का 41वां नंबर का सवाल है। 41वां नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय रंगमंच में यौनिका या फिर पर्दा निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था, है ना। क्या शक वंश के द्वारा, या फिर पार्थियन के द्वारा,
या फिर यूनानियों के द्वारा या फिर कुषाण के द्वारा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुषाण के द्वारा यहाँ पे भारतीय रंगमंच में यवनिका या फिर पर्दा का या फिर जो पर्दा है, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ग्रीक यानी कि यूनानियों के द्वारा भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा है ना प्रस्तुत किया गया था। ओके, आज का 42वां नंबर का सवाल है कि क्यूरी, है ना, क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्या रेडियो एक्टिविटी की होती है, या फिर टेम्परेचर की होती है, या फिर हीट की होती है, या फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा की होती है ना। तो जो क्यूरी है, आप सभी को पता होगा कि मतलब जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो है वो मतलब इकाई या फिर यूनिट होती है। ओके, आज का 44वां नंबर का सवाल है कि चुनाव आयोग क्या है ना, क्या ये एक कानूनी निकाय है, या फिर संवैधानिक निकाय है, या फिर कार्यकारी समिति है, या फिर अनौपचारिक निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, यानी कि संवैधानिक निकाय है। ओके, आई होप आप सभी को इसका जो है वो आंसर जो है पता रहा होगा। ओके, आज का 45वां नंबर का सवाल है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन थी? एल्यूमिनियम थी, कॉपर थी, आयरन थी, या फिर सिल्वर थी? तो आई होप एकदम 6th स्टैंडर्ड का सवाल है, आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर, यानी कि तांबा जो है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। ओके, आज का 46वां नंबर का सवाल है कि जब कुल आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तो क्या होता है? बेरोजगारी गिरती है, कीमतें बढ़ती हैं, माल जमा हो जाता है, या फिर बेरोजगारी विकसित होती है? तो इसका, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, माल जमा हो जाता है। ओके, आज का 47वां नंबर का सवाल है कि, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सबसे पहले किस रियासत में लागू किया गया था? सतारा में, झांसी में, औध में, जौनपुर में, है ना, जौनपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सबसे पहले मतलब सबसे पहले यहाँ पे, है ना, सबसे पहले इस रियासत में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को लागू किया गया था। ओके, आज का 48वां नंबर का सवाल है कि कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ओके, आज का 49वां नंबर का सवाल है एक निगम में लेनदार कौन है ना, आपको बताना है कि एक कॉरपोरेशन में, है ना, एक कॉरपोरेशन में लेनदार कौन होता है? क्या बाधक, क्या बॉन्ड धारक होता है, क्या शेयर धारक होता है, क्या बॉन्ड और स्टॉक होल्डर दोनों होता है, या फिर पसंदीदा स्टॉक के धारक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड और स्टॉक होल्डर दोनों जो है एक कॉरपोरेशन में लेनदार होते हैं। ओके, आज का 50वां नंबर का सवाल है हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ईजी सवाल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। क्या 565 मांसपेशियाँ उपस्थित हैं, या फिर 556, या फिर 656, या फिर 665, या फिर 556? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, 556 मांसपेशियाँ हमारे शरीर में उपस्थित हैं। ओके, आज का 51वां नंबर का सवाल है, देखिए कवर करने का मैं 50 क्वेश्चन कवर करने का टारगेट था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इसमें आपको और बोनस पॉइंट दे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से कंटेंट वगैरह जो था वो आया नहीं था मेरे चैनल पर। ओके, तो इसका आज का 51वां नंबर का सवाल है कि WTO वर्ष किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 1977 में, 1985 में, 1995 में, या फिर 1950 में? ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में जो है WTO अस्तित्व में आया। आपको बताना है कि यहाँ पे जो WTO है उसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किससे संबंधित है। ओके, आज का 52वां नंबर का सवाल है कि मैनचेस्टर, है ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को, या फिर चेन्नई को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, आज का 53वां और लास्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे, है ना, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह
ग्रह कहा जाता है? क्या शनि ग्रह को कहा जाता है, या फिर धरती को कहा जाता है, या फिर जुपिटर ग्रह को कहा जाता है, या फिर मार्स ग्रह को? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। या अर्थ यानी कि धरती को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी बस एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी पाया मतलब जल की उपस्थिति है, इसी कारण मतलब जो धरती है वो नीला दिखाई देता है। ओके, आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके और कोई डाउट्स होता है, कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका आपको 110% जवाब दूंगा। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी नई वैकेंसी या फिर नए नए क्लास में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।